गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन में हम परिवार नियोजन की विधियां कर रहे हैं। उसमें हमने दो प्रकार की विधियां बताई थी, एक तो टेम्परेरी, एक परमानेंट। टेम्परेरी के अंदर हमने दो प्रकार की विधियां की हैं। आज हम तीसरी विधि करेंगे। टेम्परेरी के अंदर तीसरी आती है रासायनिक गर्भ निरोध। रासायनिक गर्भ निरोधक क्या होते हैं? इसका जो निरोधक का जो मुख्य उद्देश्य है, शुक्राणु की गति को निष्क्रिय करना तथा शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश करने से पूर्व ही नष्ट कर देना है। कई प्रकार के रासायनिक गर्भ निरोधक हैं जिनका उपयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले है झागदार गोलियां। झागदार गोलियां क्या होती हैं? झागदार गोलियों का प्रयोग स्त्री के द्वारा किया जाता है। ये संभोग से 5 से 10 मिनट पहले झागदार गोलियों को पानी में भिगोकर योनि के भीतर डाला जाता है। योनि के भीतर ये गोलियां शारीरिक तापक्रम से पिघलकर योनि में एक मोटा सा झाग बना देती हैं और यही झाग संभोग के समय शुक्राणुओं को मार डालती हैं। ये जो झाग होते हैं उनको मार देते हैं। इस प्रकार एक भी जीवित शुक्राणु गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाता है। झागदार जो गोलियां होती हैं उनका प्रयोग अगर निरोध के साथ किया जाए तो ये काफी असरदार एवं प्रभावी साधन होता है। तो ये होगी झागदार गोलियां। अब इसके कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां हैं। लाभ क्या है और हानियां क्या है? सबसे पहले लाभ की बात करते हैं। एक तो इसे प्रयोग करना सरल है, प्रयोग करना सरल है। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा है संभोग करते समय आनंद में बाधा नहीं आती है। बाधा नहीं आती है और क्या होता है? प्राय इसका साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। और क्या होता है? साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसके अंदर क्या होता है? कम खर्चीला है, ये कम व्यय साधन है। कम व्यय साधन है। और क्या है? चिकित्सीय देखभाल और जांच की आवश्यकता नहीं। एक और है, इसका क्या लाभ होता है? यह है अगर महिला एक दिन में एक ही बार संभोग करना चाहती है तो यह अच्छा साधन है। अगर दिन में एक बार ही संभोग करना चाहती तो उसके लिए और भी अच्छा साधन है। तो ये क्या है? इसके लाभ है। प्रयोग करना आसान होता है, आनंद में बाधा नहीं आती, साइड इफेक्ट नहीं होते, कम व्यय साधन है, चिकित्सीय देखभाल और जांच की इसके अंतर्गत आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये लाभ हुए। अब हानि की बात करते हैं कि हानि क्या है।
यह एक तो सबसे बड़ी हानि यही है कि यह विश्वसनीय नहीं है। हम इसको पूर्ण रूप से कारगर नहीं मान सकते हैं कि ये सफल हो जाएगी अगर हम इसको उपयोग में लेते हैं। इसके साथ ही इसका निरोध का उपयोग करने से इसका प्रभाव अच्छा रहता है, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ महिलाएं में इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं। योनि में जलन हो जाती है, खुजली हो जाती है, चिढ़ आदि शिकायतें उनमें देखने को मिली है। और क्या होता है, संभोग से पूर्व 5 से 10 मिनट योनि में रखना इसको आवश्यक होता है। तो अगर इनमें झाग नहीं निकले तो ये प्रभावी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि झाग नहीं निकलते हैं तो ये इफेक्टिव नहीं होती हैं। और एक और क्या हानि है, अगर इन गोलियों का भंडारण अच्छे तरीके से न किया गया हो तो ये प्रभावी नहीं होती है। ये तो झागदार गोलियों की बात हुई। अब अगला जो उपाय है उसके बारे में जानेंगे। दूसरी रासायनिक विधि है वो है क्रीम एवं जेली। क्रीम एवं जेली। क्रीम एवं जेली भी रासायनिक अवरोधक है जिसे महिलाओं के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। महिलाएं क्या करती हैं, इसमें अपनी योनि के भीतर एप्लीकेटर की सहायता से संभोग से 5-10 मिनट पहले ही इसे लगाया जाता है। इसको क्रीम या जेली होती है उसको पहले लगा लेते हैं। शरीर के तापक्रम के कारण जो ये क्रीम और जो जेली होती है वो पिघल जाते हैं और एक पतली सी लेयर बना लेते हैं। एक पतली सी लेयर उसका निर्माण कर लेते हैं। यह पतली तह रासायनिक अवरोधक होने के कारण शुक्राणुनाशक होती है। ये शुक्राणुओं को मार देती है। तो इस प्रकार से ये क्या हुई हमारी क्रीम और जेली। क्रीम और जेली का जो प्रयोग है वो डायफ्राम के साथ भी किया जाता है। डायफ्राम आपकी कल की क्लास में बताया था कि क्या होता है। वर्तमान में एरोसोल क्रीम है, एरोसोल फोम का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है क्योंकि इसे लगाना ज़्यादा सरल एवं सुरक्षित है। यह काफ़ी जो इफ़ेक्टिव है शुक्राणुओं के नाशक के लिए, शुक्राणुनाशक के लिए ये क्या है, एक क्रीम है जिसका प्रयोग किया जाता है। एरोसोल फोम है, ये एरोसोल फोम है। इसका प्रयोग आज के टाइम में इसका उपयोग किया जाता है। ये अधिक इफेक्टिव है शुक्राणुनाशक के लिए। अगला इसके लाभ क्या है। एक तो इसमें चिकित्सीय देखभाल और जांच की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रयोग करना आसान होता है, कम खर्चीला होता है और लैंगिक सहवास में ये बाधा भी उत्पन्न नहीं करता है। अब इसकी हानियां क्या क्या है। हानि यही है कि ये पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। जब तक इसका प्रयोग निरोध अथवा डायफ्राम के साथ न किया जाए ये पूर्ण रूप से इफेक्टिव नहीं होती है। अगर कम मात्रा में लगाया जाए तो यह विधि अप्रभावी हो जाती है और महिला गर्भवती भी हो सकती है। इसके प्रयोग से स्वास्थ्य पर भी साइड इफेक्ट पड़ते हैं। कई बार क्या हो जाता है, जैसे महिलाओं में कई प्रॉब्लम्स देखी जाती है, जैसे कि योनि में खुजली होना, जलन होना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स उनमें देखी जाती है। फिर उचित भंडारण न होने पर ये प्रभावी नहीं होती। इनकी जो स्टोरेज होती है वो विशेष स्पेसिफिक कंडीशंस में होती है जिनको इनको संभाल कर रखना होता है। तीसरी है घुलनशील गोलियां। घुलनशील गोलियां हैं, इनका उपयोग किया जाता है। ये गोलियां भी शुक्राणुनाशक होती हैं। ये गोलियां शुक्राणुनाशक होती हैं और यह इसे स्त्री द्वारा संभोग से 5-10 मिनट पूर्व अपनी योनि के भीतर डालना पड़ता है। इन घुलनशील गोलियों को अंदर रखना पड़ता है और क्या करते हैं, इसके ये एक शरीर के अंदर जैसे ही रखते हैं तापक्रम के कारण ये स्वतः ही ये गोलियां
घुल जाती हैं और गर्भाशय के मुंह पर एक घोल का निर्माण करती है और संभोग के समय पुरुष के शीशन से निकलने वाले वीर्य में ये उपस्थित शुक्राणु को ये अपने अंदर घोल लेती है और गर्भाशय में जाने नहीं देती है और उनको वहीं पर मार देते हैं। तो जो ये घुलनशील गोलियां है, आपको बताया क्या किस प्रकार से काम करती है। यह विधि भी काफ़ी प्रचलित है इस समय पर, परंतु इसका जो प्रभाव है यांत्रिकीय गर्भ निरोधक के प्रयोग से और अधिक बढ़ जाता है। अब इसके बाद है हार्मोनल गर्भ निरोधक। ये तो हो गए हमारे 3 प्रकार के, रासायनिक के अंदर 3 प्रकार के जो आगे हमारे कौन से हो गए, झागदार गोलियां, क्रीम एवं जेली और घुलनशील गोलियां। अगली हमारी जो मेथड है, अगला जो मेथड है वो कौन सा है, हार्मोनल गर्भ निरोधक। हार्मोनल गर्भ निरोधक क्या होते हैं, कुछ गोलियां हार्मोन्स की बनी होती है और यह साधन भी काफी प्रचलित है और जन्म दर को रोकने के लिए ये सहयोग करती है। इसमें पिनकस एट ऑल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये महिलाओं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो महिलाओं के अंदर इसका निर्माण होता है, उनका उपयोग किया जाए तो यह अंडक्षरण या जो ओवुलेशन की क्रिया को कम करता है। इसलिए हार्मोन का उपयोग करके कई प्रकार की गोलियां तैयार की जाती हैं जिसे महिला द्वारा मुंह से यानी ओरल पिल्स मुंह से लिया जाता है। ओरल पिल्स ओस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रयोग से बनाई जाती है। ओरल पिल्स होती है, ये किसके कौन से हार्मोन से बनाई जाती है, 2 प्रकार के हार्मोन से बनाई जाती है, ओस्ट्रोजन तथा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, हार्मोन है, इनके द्वारा ये बनाई जाती है। जो इन दोनों हार्मोन्स के द्वारा हार्मोन के प्रयोग से ये दोनों ओरल पिल्स बनाई जाती है। ये गोलियां उन दंपतियों के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है जिनकी उम्र 30 से कम होती है और नवविवाहित जो होते हैं। मुंह से सेवन करने वाली गोलियां का अगर प्रतिदिन नियमित रूप से सेवन किया जाए तो 100% प्रभावी होती है और गर्भधारण को ये रोकती हैं। तो ये वाली जो गोलियां है ओरल पिल्स है, ये 100% क्या है, इनके रिजल्ट होते हैं, इसके सक्सेस होती है। इसमें गर्भधारण होने से इसको रोका जा सकता है। 2 प्रकार की मुंह में सेवन करने वाली गोलियां बाजार में उपलब्ध है। इन्हें 2 ट्रेड नामों से बेचा जाता है। एक तो 2 ट्रेड नेम है इसके, कौन कौन से हैं 2 ट्रेड नेम, एक तो है माला-डी और माला एम। ये गोलियों के नाम से ये बाजार में ये ट्रेड नेम है, इनके नाम से ये दोनों गोलियां 2 प्रकार की गोलियां हैं, ये बाजार में मिलती हैं। इन गर्भ निरोधक गोलियों को बाजार में सस्ते दामों पर खरीदा जा सकता है। ये ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं ये वाली जो गोलियां हैं, अथवा परिवार कल्याण केंद्रों में ये जो दवाइयाँ हैं, ये गोलियां हैं, निःशुल्क भी बांटी जाती है। ये पैकेट में मिलती है, प्रत्येक पैकेट में 28 गोलियां होती है। ये मासिक धर्म के चौथे दिन से लेकर 21 गोली 21 दिन तक प्रतिदिन रात को सोने से पूर्व
सेवन करनी चाहिए। अगर किसी दिन महिला गोली का सेवन करना भूल जाती है तो दूसरे दिन 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को इसका सेवन किया जाता है। जो ये गोली होती है 28 गोलियों में से 21 गोलियां गर्भ निरोधक एवं 7 गोलियां आयरन की गोलियां होती हैं। इसमें कितनी होती हैं? 28 होती हैं। गोलियां होती हैं टोटल। 28 में से 21 जो होती हैं वो गर्भ निरोधक के लिए, गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करती हैं, और जो 7 गोलियां होती हैं वो आयरन की होती हैं। आयरन के लिए ये 7 गोलियां बनी होती हैं, जो महिला को रक्त अल्पता जैसे, क्योंकि इसमें एनीमिया होने की, खून की कमी आ जाती है, इसलिए उनको इस चीज से बचाने के लिए ये गोलियां दी जाती हैं। इस प्रकार एक पैकेट के समाप्त होने पर दूसरे माह में रजोधर्म के 45वें, चौथे व 5वें दिन से इसी तरह गोलियों का सेवन करना चाहिए। अब इसके लाभ क्या क्या है? अब लाभ है इसके कि अगर इसे नियमित रूप से सेवन किया जाए तो ये 100% प्रभावशाली है। जब कभी बच्चे की चाह हो तो इसे आराम से छोड़ा जा सकता है। संभोग करते आनंद में बाधा नहीं होती है। नव दंपति के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। इसे लाना और ले जाना आसान है तथा यात्रा के दौरान भी अपने साथ इसको रखना आसान होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? हार्मोन से बनी होने के कारण इसके साइड इफेक्ट अधिक होते हैं, जैसे कि सिर दर्द है, जी घबराना, वजन बढ़ना, मासिक धर्म का अनियमित होना आदि शिकायतें कई बार सुनने को मिलती हैं। गोलियों को शुरू करने से पूर्व डॉक्टर की से कंसल्ट करना आवश्यक होता है। फिर इसमें प्रतिदिन नियमित रूप से गोलियों का सेवन करना जिम्मेदारी का कार्य होता है, जिसे केवल जिम्मेदार दंपति द्वारा ही प्रयोग में लाया जा सकता है। ये नहीं है कि इसमें कोई तरह की लापरवाही बरती जाए, ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। जो माता दूधपान करवाती है यानी धात्री जो माता है उसके लिए ये उपयोगी नहीं है। और एक हाई बीपी जो होता है, हाई बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, और जो स्प्लीन के जो भी डिजीज़ होती हैं, तिल्ली जो रोग होते हैं आदि से ग्रस्त स्त्रियों के लिए ये उपयुक्त नहीं मानी जाती। और एक और है 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के लिए भी ये गोलियां उपयोगी नहीं होती हैं। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर हमारी जो टेम्परेरी जो गर्भ निरोधक थे या अस्थायी गर्भ निरोधक उपाय हैं वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अब हमारे आ जाएंगे परमानेंट विधियाँ। स्थायी विधियाँ आ जाएंगी। स्थायी विधियों में आपको 2 प्रकार की बताई थी। स्थायी विधियाँ 2 प्रकार से की जाती है। स्थायी विधि कौन सी होती है? जिनको परमानेंट किया जाता है, परमानेंट होती है ये जो विधियां होती हैं। और स्थायी विधि में जब इसके बाद टेम्परेरी में तो क्या था कि जब चाहे हम जब जो भी बच्चा चाहता है उसको वहीं पर छोड़ देता है और बच्चे को कंसीव कर सकता है। लेकिन इसमें अगर ये जो परमानेंट जो गर्भ निरोधक विधियां हैं अगर इनको अपनाते हैं तो उसके बाद बच्चा होना पॉसिबल नहीं है, तो ये परमानेंट होती है। अगर इसमें आपको 2 प्रकार से बताया गया था कि पुरुष और महिला द्वारा नसबंदी की जाती है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि जो ये प्रोसेस होती है वो ऑपरेशन के द्वारा यानी शल्य क्रिया के द्वारा इसको किया जाता है। ऑपरेशन के द्वारा इसको बंधा करके नसबंदी किया जाता है। यह विधि तभी उपयोग में ली जाती है जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है, 1 या 2 बच्चे जो भी करने होते हैं उसके करने के बाद में ये की जाती है। स्थायी विधियों के अंतर्गत आपको महिला नसबंदी जिसे ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी जिसे ट्यूबेक्टोमी तथा महिला नसबंदी
ट्यूबेक्टोमी किसको बोलते हैं? जो महिला द्वारा जो करवाई जाती है, महिला नसबंदी, उसको ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। और जो पुरुष द्वारा जो करवाई जाती है उसको वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी पुरुष नसबंदी, उसको कहते हैं ये वेसेक्टोमी। महिला द्वारा जो नसबंदी करवाई जाती है उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं और पुरुष द्वारा जो करवाई जाती है उसको वेसेक्टोमी बोला जाता है। दो प्रकार की बताई थी, इसमें महिला के द्वारा नसबंदी की जाती है और पुरुष के द्वारा, दोनों के द्वारा नसबंदी की जा सकती है। चाहे वो महिला करवा सकती है, चाहे वो पुरुष करवा सकता है। पुरुष नसबंदी में सबसे पहले हम पुरुष नसबंदी की बात करते हैं। इसमें पुरुष नसबंदी अत्यंत ही सरल एवं सुरक्षित छोटे ऑपरेशन की प्रक्रिया है। पुरुष का जो ऑपरेशन किया जाता है वो छोटा सा प्रोसेस होता है। इसमें दर्द है वो ना के बराबर होता है, इसलिए पुरुष को अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं होती है। शल्य क्रिया में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। अब शल्य क्रिया में अंडकोश के उस भाग को जहां ऑपरेशन करना होता है उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी सुन्न कर दिया जाता है। और उसके बाद अंडकोश के दोनों ओर छोटे छोटे आधा इंच के लंबाई के चीरे लगा दिए जाते हैं और अंडकोश के बीच में एक चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने के बाद खुले स्थान से शुक्राणुओं को ले जाने वाली नसों की पहचान करके उनको अलग कर लिया जाता है। इसके बाद शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाता है। अंडकोश पर लगाए गए चीरों पर टाके लगा दिए जाते हैं। एक चीरे पर एक ही टाका लगता है। 5 दिन के पश्चात टाके काट दिए जाते हैं। ऑपरेशन के दौरान न तो पुरुष लिंग और न ही अंडकोश की नालियों को काटा तथा छेड़ा जाता है। इससे लिंग उत्तेजना में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अब पुरुष नसबंदी कराने वाले रोगियों के लिए सलाह क्या है? ऑपरेशन के बाद पश्चात ड्रेसिंग को पेशाब अथवा मल त्याग करते समय मल से गंदा नहीं करना चाहिए। एक तो ये स्नान करते समय ड्रेसिंग को भिगोना नहीं चाहिए, कटे हुए भाग को खुजलाना नहीं चाहिए। टाँके कटाने के लिए अस्पताल में 5वें दिन अवश्य जाना चाहिए। तो इस प्रकार की ये इसकी प्रोसेस होती है। अब इसके लाभ क्या क्या है? इस विधि में अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती। काफ़ी सरल और सुरक्षित और प्रभावी विधि है ये वाली जो है। संभोग में आनंद की कमी नहीं आती है। ऑपरेशन के 3 माह पश्चात गर्भ निरोध की आवश्यकता नहीं है। हानि क्या है इसमें? 3 माह तक गर्भ निरोधक का उपयोग करना पड़ता है। सबसे बड़ी पहली हानि तो यही होती है। फिर और क्या होता है इसके अंदर? यही इसकी मेन हानि होती है। अब इसमें आगे हम इसके आगे बात करते हैं महिला नसबंदी की। महिला नसबंदी क्या है? इसमें भी महिलाओं की नसबंदी भी शल्य क्रिया के द्वारा यानी ऑपरेशन के द्वारा की जाती है। इसमें नई तकनीक द्वारा जिसमें लेप्रोस्कोपिक तथा लेजर सम्मिलित हैं। 2 प्रकार से इनकी की जाती है, लेजर के द्वारा या लेप्रोस्कोपिक प्रोसेस के द्वारा इनको किया जाता है। महिला को साधारण एनेस्थीसिया द्वारा बेहोश किया जाता है। उदर में पेट में 2 सेंटीमीटर का लंबा चीरा लगाया जाता है। इसके बाद अंडवाहिनियों के दोनों सिरों को छोटे से भाग को काट दिया जाता है। कटे हुए भाग के सिरों को अच्छी तरह से उनको बांध देते हैं काटने के बाद, और जिससे कि अंडाणु गर्भाशय में ना पहुंच पाए और संभोग के दौरान अंडाणु का मिलन शुक्राणु से ना हो सके। इसके का और रिजल्ट क्या होता है? इसका गर्भधारण की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब इसमें लाभ क्या है? इसमें महिला नसबंदी के लिए सर्वोत्तम समय प्रसव के पश्चात 7 दिन की अवधि होती है। अगर प्रसव शल्य क्रिया द्वारा होता है तो उसी समय महिला नसबंदी भी करवा लेनी चाहिए। अगर ऑपरेशन से डिलीवरी होती तो उसी टाइम करवा लेना उपयुक्त रहता है। इसके लिए महिला को 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। 10 दिन पश्चात वह घरेलू कार्य कर सकती है और संभोग ऑपरेशन के 1 माह बाद ही करना चाहिए। अब इसमें लाभ क्या क्या है इसके? यह है स्थायी गर्भ निरोधक विधि है। इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई
गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं करना पड़ता है। फिर महिला नसबंदी प्रसव के तुरंत बाद की जा सकती है। इससे महिला को पुनः अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। और क्या फायदे होते हैं? सरकार द्वारा वस्तुएं या आर्थिक मदद भी दी जाती है इसमें। इसका स्वास्थ्य पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हुई हमारे इसमें लाभ की बात। अब हानि की बात करते हैं। हानि क्या है कि महिला को 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। तो ये इसकी हानि हुई। तो ये हमारे यहाँ पर जो गर्भ निरोधक विधियां हैं उनको एक बार आप दोबारा से करते हैं कि कौन कौन सी गर्भ निरोधक विधियां थी। 2 प्रकार की गर्भ निरोधक विधियां आपको बताई, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। परमानेंट में अभी आपको बताया कि 2 विधियां होती है, एक पुरुष नसबंदी, दूसरी महिला नसबंदी। और जो अस्थायी यानी टेम्परेरी जो विधि होती है उसके अंदर 4 प्रकार की आपको बताई। पहली थी प्राकृतिक या इसको बोलते थे प्राकृतिक या अवरोधक विधि, दूसरी यांत्रिकीय गर्भ निरोधक विधि, तीसरी इसमें रासायनिक गर्भ निरोधक थी और चौथी थी इसके अंदर हार्मोनल गर्भ निरोधक। तो इसमें जो प्राकृतिक थी उसको 4 भागों में बांटा गया था। कौन सी? सुरक्षित अवधि पद्धति, दूसरा संभोग अंतर्बाधा, तीसरा बैसल शरीर तापक्रम विधि और तीसरी थी इसमें सर्विकल डिस्चार्ज डिटेक्शन टेक्निक के द्वारा करते हैं। और चौथी इसके अंदर थी लंबे समय तक बच्चे को दुग्धपान करवाना और एक और थी इसके अंदर योनि को धोना। तो ये 5 विधियां प्राकृतिक के अंदर बताई गई थी। फिर दूसरा था यांत्रिक गर्भ निरोधक। इसके अंदर 3 प्रकार की विधियां बताई गई। डायफ्राम, दूसरी पहली थी कंडोम, दूसरी डायफ्राम और तीसरी अंतर्गर्भाशयन साधन यानी ICU जिसको बोलते हैं, जिसमें कोपटी वगैरह लगाई जाती है। फिर रासायनिक गर्भ निरोध भी आपको 3 प्रकार की बताई। झागदार गोलियां होती हैं इसके अंदर, क्रीम एवं जेली होती है और घुलनशील गोलियां 3 इसमें अपनाई जाती हैं। फिर है हार्मोनल गर्भ निरोधक जिसमें मुंह से सेवन करने वाली गोलियों को सम्मिलित किया जाता है, ओरल पिल्स होती हैं। और तो इस प्रकार से ये हमारी गर्भ निरोधक विधियां यहीं पर कंप्लीट होती है। तो ये हमारा जो परिवार नियोजन वाला जो चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। कल की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।